ऑलराइट, तो आज के इस सेशन से हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में। तो आइसोमर्स में जो भी अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। बट आइसोमर्स में क्या होता है ना यार कि इसमें बहुत ही मतलब एक शुरू शुरू में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ होता है, और वो फ्लो चार्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, कई उसको मतलब ही नहीं समझ पाते। तो एक्चुअली अगर आप उन टर्म्स को समझोगे ना, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जैसे इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर आता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर आता है। तो आपको अगर इन चीज़ों का मतलब पता होता है ना, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड होती है सब्जेक्ट के बारे में और इस टॉपिक के बारे में। और आगे जाकर के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो पहले तो अपन आइसोमर्स समझ लेते हैं, और इस सेशन में उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं क्या होते हैं। तो ये बहुत बहुत ही मतलब हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेम जिनका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, भाई जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सीधी सी बात है, उसका सेम मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो इनके लिए ये बोल सकते हो कि सेम वेपर डेंसिटी भी हो जाएगी, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी हम जानते हैं, वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो वो वैल्यू भी सेम आने वाली है। और अगर हम आइसोमर्स के बारे में बात करें तो उनके लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी सेम आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। बिकॉज अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, अगर आपको आइसोमर्स का मतलब ही नहीं पता, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और खैर ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हो या आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। तो आइसोमर्स का ये मतलब होता है उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो सेम होती हैं। मेन तो है सर क्लासिफिकेशन। तो अपन ना इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आइसोमर्स को ना कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इसको हम समझते हुए चलते हैं। बिकॉज अगर इसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो हम कभी भी आगे क्वेश्चन करते वक्त जो है इतना क्लैरिटी के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारे मन में कोई ना कोई डाउट जो है वो हमेशा रहेगा। तो ये आप प्लीज ध्यान में रखिए। एक होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, जो इसका एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं वो तो अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम दूसरा टाइप भी देख लेते हैं। इसमें एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। और जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसमें भी आपके दो टाइप होते हैं। एक होता है कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, और एक होता है आपका कन्फिग्रेशनल, कन्फिग्रेशनल, ठीक है। और जो अपने पास में कन्फिग्रेशनल होता है उसके अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड जो अगला वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ना मैं आपको कुछ एक चीजें बता दूं। देखो, इनका ना पहले तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के बारे में समझते हैं पहले। तो इसके टाइप्स कौन से होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में। इनको हम लोग अलग से और स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कई सारे टाइप्स आते हैं। जैसे एक होता है आपका रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर आता है आपका। इसमें टॉटोमेरिज्म आता है, ठीक है। आपका इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसमें मेटामेरिज्म भी आता है, मेटामेरिज्म आ जाता है, चेन आइसोमेरिज्म आ जाता है, चेन आइसोमेरिज्म आएगा। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आता है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आ जाता है। तो ये कैसे अलग है बाकी आइसोमेरिज्म से, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिफरेंस, डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है ये आप समझिए। जैसे मैं ना इसमें एक दो एग्जांपल लेता हूं, तो इन सभी के अंदर में से मैं कुछ कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी आप थोड़ा सा विश्वास रखो, धीरे धीरे जैसे हम और इनको वन बाय वन पढ़ते रहेंगे तो आपको और क्लैरिटी आती रहेगी कैसे डिफरेंस इन कनेक्टिविटी है। तो कुछ एक एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें मेरे पास में ये है और एक है मेरे पास में ये। देखो ये दोनों जो कंपाउंड है ना, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। अब ये कैसे चेन आइसोमर्स हैं ये मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
आप इन दोनों को अगर देखोगे तो इसके अंदर कनेक्टिविटी डिफरेंट है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो आपके पास में जो जो 5 कार्बन एटम है वो डायरेक्टली लाइन टू लाइन जुड़े हुए हैं, मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना लिया 5 कार्बन का। दूसरे वाले में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरे वाले में आपको दिख रहा है कि 4 कार्बन ने तो चेन बना रखी है और एक जो है वो अलग से सेकंड कार्बन एटम पे लगा हुआ है। एक जो कार्बन एटम है वो मिथाइल के फॉर्म में सेकंड कार्बन पे आकर के लगा हुआ है। तो क्या हो गया, कनेक्टिविटी चेंज हो गई ना। मतलब जो कार्बन एटम जिस तरीके से जुड़े हुए थे एन पेंटेन में, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है वो एन पेंटेन कहलाएगा, इस कंपाउंड में जिस तरीके से कार्बन लगे हुए थे दूसरे वाले में उससे अलग तरीके से कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी चेंज हो रही है इसका मतलब। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मैं ये वाला देखूं तो ये है मेरे पास और एक है मेरे पास में ये। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कार्बन चेन जो है वो तीन कार्बन एटम की है। यहाँ पर भी आपकी चेन 3 ही कार्बन एटम की है। पर पहले वाले में आपका OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम पे लगा हुआ है, दूसरे में OH ग्रुप आपका सेकंड कार्बन एटम पे लगा हुआ है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स हैं। इनमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि OH की जो कनेक्टिविटी है वो चेंज हो रही है। पहले वाले में फर्स्ट कार्बन एटम पे है, दूसरे वाले में वो सेकंड कार्बन एटम पे है। ठीक है। सिमिलरली मान लो मैं अगर एक कंपाउंड ले लूं, ये वाला एक कंपाउंड ले लूं, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर कहलाते हैं। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि ये कैसे टॉटोमर हैं, क्या टॉटोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, चेन आइसोमर क्या होते हैं, नहीं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में से कोई से भी टाइप का आइसोमर उठा लो, ठीक है, वो सब किस चीज में कॉमन है, उनका सेम चीज क्या है, उन सब के अंदर कॉमन ये है कि सबके अंदर कनेक्टिविटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है। जो भी आपने, जैसे आपने ये वाला एग्जांपल लिया चेन आइसोमर में, इसमें आपको कनेक्टिविटी डिफरेंट मिल रही है। पोजीशन आइसोमर में आपको कनेक्टिविटी डिफरेंट मिल रही है। टॉटोमर में आपको कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट देखने को मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो अपना कंपाउंड है टॉटोमर में, उसमें देखो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है वो हाइड्रोजन कार्बन से लगा हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब टॉटोमर बनता कैसे है, इस तरीके से बनता है। आप अभी उस चीज में मत जाओ। अभी आप सिंपल ये समझो कि हाँ भाई हाइड्रोजन जो है वो जो पहले ऑक्सीजन जो पहले कार्बन एटम पे लगा हुआ था वो अगले वाले में ऑक्सीजन एटम पे जाकर के लगा हुआ है। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हो रही है। आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। देखो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी जो होती है ना वो हमेशा सेम रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स होगा, सेम कनेक्टिविटी होगी ग्रुप्स की, सेम कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स होगी। पर इसमें ना एक दूसरी चीज आती है, ये एक्चुअली क्या बताते हैं, ये आपको स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स के बारे में बताते हैं। स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है। अब ये स्पेटियल अरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है। अभी मैं बता दूं, मैंने कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन बात नहीं करी, मैंने केवल स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करी ऑन अ जनरल बेसिस कि भाई स्टीरियो आइसोमर्स में आप कनेक्टिविटी जो है वो सेम रखोगे, केवल और केवल वो एक दूसरे के साथ स्पेटियली कैसे अरेंज हो रखे हैं या स्पेस में उनका अरेंजमेंट कैसा है एक दूसरे के साथ में वो वेरी करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो स्टीरियो आइसोमर्स में मैं ले सकता हूँ आपका सिस ट्रांस आइसोमर्स, क्योंकि जो आपका सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो मैं उसको लेकर के एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि मेरे पास एक ट्रांस टू ब्यूटीन है और एक मेरे पास में सिस टू ब्यूटीन है और एक ट्रांस टू ब्यूटीन है। ये सिस होता है, ये ट्रांस होता है, इतना तो हम जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा सस्पेंस था जो मैंने तोड़ दिया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं ये एक दूसरे के साथ में L1 डिस्टेंस पर हैं अभी। ठीक। और दूसरे वाले में इन दोनों का डिस्टेंस क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में L2। तो मतलब इनका जो स्पेटियल अरेंजमेंट है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में, एक मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरा मिथाइल ग्रुप किस डिस्टेंस से प्रेजेंट है, L1 पर प्रेजेंट है या L2 पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो चीज चेंज हो रही है। तो हम लोग इन दोनों को क्या बोलेंगे, ऐसे आइसोमर्स जो केवल और केवल स्पेटियल अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं या जिनमें स्पेटियल अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं होता। तो स्टीरियो आइसोमर्स, अच्छा हाँ एक और चीज, दोनों में कनेक्टिविटी सेम है। देखो 1 2 3 4, जो आपका फोर्थ कार्बन एटम जो है वो थर्ड कार्बन एटम से लगा हुआ है, थर्ड सेकंड से लगा हुआ है, सेकंड फर्स्ट से लगा हुआ है। सेम यही चीज जो है वो यहां पर भी आ रही है। क्या वेरी कर रहा है, केवल दोनों मिथाइल ग्रुप जो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हैं या जो कार्बन एटम है उन दोनों का स्पेटियल अरेंजमेंट सिस कंपाउंड में L1 डिस्टेंस पर है और ट्रांस कंपाउंड में वो L2 डिस्टेंस पर होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहे हैं। तो ध्यान समझना, कनेक्टिविटी सेम है, क्या चेंज हो रही है केवल और केवल उनका ओरिएंटेशन, या 3 डायमेंशनल में वो कैसे एक दूसरे के साथ में अरेंज्ड हैं, बस वो चेंज हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है। इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उल्टा इसमें ना बॉन्ड रोटेशन इन्वॉल्व होता है।
इसमें रोटेशन ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, रोटेशन ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो अगर मैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ उस चीज़ को यहाँ पे। मान लो मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में बात करी है, तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो ना कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक बनाया इस तरीके से कि मेरे पास मिथाइल ग्रुप यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, मिथाइल यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है। ये कौन सा कंपाउंड है? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन एटम की चेन है। 4 कार्बन एटम की चेन का मतलब है ब्यूटेन बना रखा है अपन ने। ब्यूटेन में अगर आप इस मिथाइल को देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो मैं इस सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन करूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई एक CH3 यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। मैंने लेटस से कि मैंने 180 डिग्री रोटेशन किया था यहाँ पे, तो मेरा ये वाला मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो पहले देखो दोनों CH3 एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं कर रहे थे। एक्लिप्स का क्या मतलब होता है? ढक लेना एक दूसरे को। तो अगर आप यहाँ से देखो तो पहले वाले कंपाउंड के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि दोनों CH3 ऊपर नीचे की तरफ हैं। एक CH3 ऊपर है और एक CH3 एंटी में अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरे वाले में दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के आगे पीछे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं एक दूसरे को पूरी तरीके से। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपने पहले स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाया? केवल और केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन किया ना आपने। तो बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो रही है, समझ रहे हो? रोटेशन होगा केवल और केवल, नो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो इन्वॉल्व होगी। पर कन्फिग्रेशनल आइसोमर थोड़े अलग होंगे इस सेंस में। कैसे अलग होंगे मैं बता देता हूं। तो जैसे अगर आप कन्फिग्रेशनल के बारे में बात करना चाहते हो, तो कन्फिग्रेशनल में हमने बोला कि भाई दो टाइप होते हैं, है ना? एक होता है हमारे पास में ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल में देखो, तो ज्योमेट्रिकल में क्या हो रहा है कि आपके पास में मान लो अगर सिस से आप ट्रांस बनाना चाहो, तो आप जानते हो कि सिस से ट्रांस का जो कन्वर्जन है वो केवल बॉन्ड रोटेट करने से नहीं हो सकता, ये रोटेशन से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई आप जानते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग, मतलब अगर मैं सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में देखूं तो डबल बॉन्ड बना है। तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप सिस आइसोमर से ट्रांस आइसोमर में केवल बॉन्ड रोटेट करके नहीं जा सकते, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा 2 3 का। पहले 2 3 का बॉन्ड तोड़ोगे, फिर उसको जोड़ोगे तो जाके ट्रांस आइसोमर बनेगा। सेम काम तब भी होता है जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हो। तो ऑप्टिकल में क्या होता है, जैसे मान लो एक टेट्राहेड्रल सेंटर है, उस पे A B और मैंने बोला कि ये E लगा है और ये D लगा है। तो अगर आप दूसरा इसका कंपाउंड बनाओ तो उसमें क्या होगा? देखो B यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा और D यहाँ आएगा। तो मैं एक्चुअली ना मैं इसकी इनैंशोमर बना रहा हूँ। अब इनैंशोमर क्या होते हैं वगैरह वगैरह, आप ये सब अभी मत फंसो उन चक्करों में। इनैंशोमर वगैरह क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। बट फॉर द टाइमिंग आप केवल ये ध्यान में रखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ये दोनों इनैंशोमर हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही आता है, तो आप मान लो इस बात को अभी थोड़ी देर के लिए कि हाँ ये ऐसा होता है। तो अगर हम दोनों को देखें, चाहे हम ज्योमेट्रिकल को देख लें चाहे हम ऑप्टिकल को देख लें, दोनों के अंदर क्या हो रहा है? देखो ज्योमेट्रिकल वाले में से हम जानते हैं कि सिस से ट्रांस जाने पे हमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रोटेट ही करना पड़ेगा, मतलब सॉरी रोटेट नहीं कर सकते हम उसको, हमें बॉन्ड तोड़ करके ही सिस से ट्रांस में कन्वर्जन मिल सकता है। जबकि ऑप्टिकल वाले में अगर हम देखें तो देखो ऑप्टिकल भी कन्फिग्रेशन आइसोमर्स का ही पार्ट है। तो A और B का इंटरचेंजिंग हो रहा है दूसरे कंपाउंड में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जहां पर A है और जहां पर B है, उनकी पोजीशन को स्वाइप कर दिया गया है दूसरे कंपाउंड के अंदर, या उनको जस्ट इंटरचेंज कर दिया गया है, कीपिंग D एंड E एट द सेम पॉइंट, या कीपिंग D एंड E ऑन द सेम पोजीशन। तो एक्चुअली ये काम कैसे किया जा सकता है? ये तभी किया जा सकता है जब बॉन्ड ब्रेक हो और A और B को हम लोग एक्सचेंज कर दें। बॉन्ड को रोटेट करके आप नहीं कर सकते, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस कंपाउंड को मैंने रोटेट करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, नहीं हो सकता वो। ठीक है, अब वो कैसे नहीं हो सकता वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट इस लेक्चर का जो, या इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मकसद है वो ये नहीं है आपको बताना कि भाई कोई भी एक आइसोमेरिज्म है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी है। मैंने आपको केवल और केवल ये टर्म्स एक्सप्लेन करने का कोशिश करा है। आप इन टर्म्स को प्लीज ध्यान में रखो, बिकॉज इन टर्म्स से ना कई बार क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आगे जाकर के, तो आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जब आप कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ोगे या जब आप कन्फिग्रेशनल आइसोमर पढ़ोगे। तो आधे से ज्यादा चीजें ना वो आपको कभी कभी इससे भी क्लियर हो जाती हैं कि यार यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है या यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हो रहा है। तो मतलब ज्यादा अच्छे से समझने की जो चीज है ना वो तभी हो सकती है जब आप इन वर्ड्स का और इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखो और इस वर्ड्स का मतलब आपको जो है पता हो। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग फिर आगे से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बाकी सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। ओके, थैंक यू।